नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है आज विशेष है महंगाई की मार। जी हां, महंगाई जिसे आम आदमी चारों तरफ से हर ओर परेशान है। बच्चा हो या महिला, बूढ़ा हो या जवान, महंगाई ने अब किसी को नहीं बख्शा। लगता है महंगाई भी अब कोरोना की हो गई है, जो हर साजो सामान पर बस फैलती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम तो रोजाना बढ़ ही रहे थे। खाने पीने के सामान, कपड़े, गाड़ियाँ, किताबें, जिस भी चीज़ का जिक्र करो शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर महंगाई का सीधा असर ना पड़ा हो। और ये महंगाई रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है मानो महंगाई कह रही हो कि मैं झुकेगा नहीं। इसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। गरीब आदमी कैसे खाएगा खरीद के? सबका भी धंधा सब चौपट हो गया। क्या ये तो चावल में बढ़ गया, तो गेहूँ में बढ़ गया, तो जो भी है, दाल कठोर में भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, तो इस सबसे तो बजट बढ़ने वाला ही है। अच्छा, फिर गैस में भी बढ़ गया। हमारा 1 महीने का जो बजट जाता था ना, वो भी 15 दिन में आ गया। चलिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ते हैं, हर रोज़ सुबह बढ़ते हैं, कछुए की चाल से बढ़ते हैं। लेकिन जब एक बार वो 8 से 9 दिन के हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है। जब आप अगली बार गाड़ी में फ्यूल टैंक में गाड़ी भरवाने फ्यूल भरवाने जाते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि ये दाम बढ़ तो कछुए के रफ्तार से रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी दूरी तय कर ली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं राशन की। केवल तेल के दाम ही नहीं बढ़े, राशन का भी आपका बजट बढ़ा है। हम आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च तक आपका राशन का दाम कितना बढ़ा है। अगर हम 1 अप्रैल 2021 की बात करें, 32.5 था चावल, अब 34 हो गया है प्रति किलो। अगर आगे बढ़े और आटे की बात करें, 24.5 से 28 हो गया है आटा। तुअर दाल अब 100 से 105 हो गई है। सरसों का तेल 140 से 185 हो गया है। सनफ्लावर ऑयल 152 से 191 हो चुका है। और दूध, यानी कि आप जब दिन की शुरुआत करते हैं और आप सोचते हैं कि चाय पी ली जाए, तो चाय से ही महंगाई की मार आपके घर में डाका डाल देती है। 46 से 50 दूध हो गया है। और साथ में, जैसे मैंने कहा, आपको दूध के साथ चाय पत्ती लगेगी। चाय पत्ती भी 238 से अब 280 हो चुकी है। ये हाल है इस समय जब हम बात करेंगे राशन का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। अगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें दिल्ली और मुंबई की, तो क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें, ये 809 से अब 949 हो चुका है, यानी कि 140 रुपये आपका बढ़ चुका है। अगर कलकत्ता की बात करें, 835 से 976 हो चुका है यही दाम 1 साल के अंदर। चेन्नई में यह 825 से 965.50 हो चुका है, यानी कि चाय चढ़ी, चाय महंगी, दूध गया, दूध महंगा, और जो उसको जलाने के लिए जब आपने गैस जलाई तो वो भी महंगी है। ये स्रोत हमारे आईओसी से हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल एलपीजी की। आपने सोचा घर पे बहुत महंगा है, चलिए बाहर चल के खा लेते हैं। बाहर के क्या हालात हैं आपको बताते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो दिल्ली में साल 2022 में 1998.5 यानी कि करीब 2000 रुपये का था, अब अगर आप उसकी कीमतों को बढ़ते बढ़ते देखें तो ये कहाँ पहुँच गई हैं। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें मुंबई की, इस समय अगर आप देखें 1949 था, 2205 पहुंच चुके हैं दाम। यही अगर कोलकाता की भी बात करेंगे तो हालात आपको जैसे देखेंगे 2076 से अब 2300, यानी 300 रुपये पर सिलेंडर। अब अगर आप इन सब में देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो एलपीजी के दाम है उसमें भी पैसा आप ही को भरना पड़ेगा। यानी कि घर पे भी खाएंगे, घर पे भी कुछ मंगाएंगे, घर पे भी राशन करेंगे तो भी महंगा है, बाहर जाएंगे तो भी महंगा है। अब ये महंगाई से लड़ाई कब तक चलेगी, जैसे कि हम कह रहे हैं महंगाई झुकेगा नहीं, या शायद तक इस पे अब थोड़ा अल्प विराम लगेगा। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्रनील पंत मौजूद हैं, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं यस बैंक से। इंद्रनील सर, हर रोज़ अभी खबरें यही आती हैं कि एक चीज़ महंगी हो गई, दूसरी चीज़ महंगी हो गई, तीसरी चीज़ महंगी हो गई, और हर रोज़ सुबह उठ के हर इंसान आजकल न्यूज़ पे यही देखना चाहता है कि कितने पैसे और पेट्रोल बढ़ा, और क्या आज नहीं बढ़ा, क्या वो पहला दिन होगा। कब तक चलेगा ये सिलसिला और क्या कारण है इसके? कारण तो इतना है कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, उसमें तेल का सप्लाई कम हो रहा है। तेल रशिया एक महत्वपूर्ण तेल प्रोड्यूसर, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है ग्लोब के लिए। तो वो सप्लाई कम होने के कारण
दुनिया में तेल की दाम की बढ़ोतरी हुई है। बट हालात ऐसे देखा जाए तो तेल का दाम 130 तक पहुंच चुकी थी, उसके बाद 100 तक $100 पर बैरल आए थे, ब्रेड का बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर से बढ़े 120 125 तक, फिर आ गए 103 तक। तो कोई कह नहीं सकते हैं ये कितना दूर तक, कितना देर तक चल सकते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आ रहा है, पेट्रोल का भाव जितना बढ़ेगा उतना ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव असर होंगे और तेल का दाम उतना ही फिर से नीचे आने का संभावना है। तो इसीलिए हाँ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होना चाहिए था पेट्रोल का, इलेक्शन की वजह से लास्ट नवंबर 2021 नवंबर से पेट्रोल प्राइस बढ़ाए नहीं गए थे, तो वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर पूरा ट्रांसमिशन किया जाए तो 20 से 25 रुपया ऊपर जाना चाहिए पेट्रोल, लेकिन उतना गया नहीं, खाली 4 ही रुपया ऊपर गया है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सिचुएशन देख रहे हैं और आगे जाके पेट्रोल का, ग्लोबल पेट्रोल प्राइस का क्या स्थिति होता है, उसके ऊपर निर्धारण करेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। जैसे कि आपने कहा कि करीब 25 रुपये बढ़ने थे, अभी 4 ही रुपये बढ़े हैं। जो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद तक चीज़ें बेहतर हो जाए। अगर आप कहाँ पे क्रूड को देखते हैं आपके हिसाब से, कि अगर यहाँ पे आके क्रूड स्टेबलाइज होता है तो जो दाम बढ़ने हैं, जो 25 बढ़ने हैं, वो 4 या 5 पे, 8 पे, 10 पे आके रुक जाएंगे? तो ये मैं जैसे बोला, ये कोई अभी बता नहीं सकते हैं। तो जितने लास्ट हमने एस्टिमेट्स किए थे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, वो हम 80 रुपया के भाव से पेट्रोल का, मतलब ब्रेंट का डॉलर पर बैरल भाव से सब एस्टिमेट किए थे। अभी हम $100 पर बैरल भाव से एस्टिमेट्स कर रहे हैं। तो उतना इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन में आएंगे। उसके ऊपर अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो ट्रक्स चलते हैं, बल्क डीजल प्राइसेस भी बढ़ाए गए हैं, तो उसका असर लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसके ऊपर भी आना चालू होगा। और धीरे धीरे थोड़ा आपने जैसे बताया कि फूड प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। हालांकि इंडिया में एटलीस्ट राइस और वीट का कोई कमी नहीं है, हमारा एफसीआई गोडाउन्स भरे पड़े हैं। तो उस हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का नौबत हम नहीं देख रहे हैं वीट और राइस के प्राइसेस का, क्योंकि एफसीआई गोडाउन से गवर्नमेंट ने सप्लाई रिलीज करके इसको संभाल सकते हैं। सर हमारे साथ बने रहिए। हाँ, मैं ना अपनी जो संवाददाता है खुशबू, उसकी एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, किस तरीके से उसका सीधा इम्पैक्ट आपके किचन के बजट को पड़ रहा है, उसका जायज़ा लिया है खुशबू ने। खुशबू की रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई का आलम आप इन 2 पैकेट मेरे सामने जो रखे हैं उनको देखकर ही समझ सकते हैं। पहला जो ये रिफाइंड ऑयल का 1 लीटर का पैकेट 8 फरवरी को मैन्युफैक्चर या पैक हुआ था, इसकी जो 1 लीटर का रेट है वो 180 रुपये है। वहीं ठीक 1 महीने बाद जो 9 मार्च की पैकेजिंग वाला पैकेट है, आप उस पर देखें तो रेट सीधा 230 रुपये आप देख सकते हैं, यानी 1 महीने के अंदर ही 50 रुपये की बढ़ोतरी। यानी ये बात सिर्फ तेल की ही नहीं है, तेल के साथ ही आप चाहे कोई भी राशन का आइटम लें, उन सभी में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे राशन में आप चावल लें या गेहूं लें, इन सभी में पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। यानी इस महीने जब आप किचन का बजट बनाएंगे तो इस बार ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। कमाई वही की वही, लेकिन महंगाई चल पड़ी है सरपट चाल। सिर्फ 1 महीने में ही महंगाई ने इस तेजी से करवट बदली है कि लोगों को अपना बजट संभालने का भी मौका नहीं मिला। आपने महीने भर की खरीदारी की लिस्ट बनानी शुरू कर दी होगी। किचन के लिए दाल चावल से लेकर आटा, सभी की खपत भले ही वैसी ही रहे, लेकिन हर महीने जो खर्च आपने ग्रोसरी के लिए तय किया होगा वो अब काफी बढ़ने वाला है। तेल कम से अभी खरीदी भाव 195 जेमनी तेल आ रहा है, पहले एकदम सस्ता था। अभी पब्लिक गरीब आदमी कैसे खाएगा खरीद के? सबका भी धंधा सब चौपट हो गया है, ऑनलाइन पूरा खा गया है। ऑनलाइन में सस्ता माल मिलता है, दुकानदार
भाड़ा भी नहीं निकलता है, तो कैसे क्या करेंगे अभी? अभी तो फिलहाल ऑयल में ही बढ़ोतरी आया है, क्योंकि जो यूक्रेन का और इसका जो वार है उसके हिसाब से उधर से माल का जो आयात है वो नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से भाव बढ़ गया है। गेहूं और दाल वगैरह में भी बढ़त देखिए कोई? उसमें भी समझो अभी एक्सपोर्ट चालू किया है तो वो हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ता ही है, 4-5 रुपया जो भी है। चीनी में तो अभी तक तो मिल ही नहीं है, चावल में थोड़ा बहुत बढ़ा है। पिछले एक महीने में हर ग्रोसरी आइटम की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मसलन 1 किलो गेहूं में 4 रुपए तक का उछाल, तूर और उड़द दाल में 3 से 5 रुपए की बढ़त, चावल में 2 रुपए प्रति किलो तक की बढ़त, और तेल तो जनाब पूछिए मत। रिफाइंड ऑयल एक महीने में 40 से 50 रुपए तक महंगा हो चुका है। दूध और घी में भी महंगाई की मार दिखी है। आय बढ़ी नहीं तो लोग अब शॉपिंग की लिस्ट छोटी कर रहे हैं। बजट पे ऐसा असर पड़े, पहले से तो ये लॉकडाउन की वजह से तो बहुत नुकसान तो हमारा हो ही गया है। ऊपर से ये नहीं क्या बढ़ते भाव से भी बहुत सारा परिणाम हो रहा है। छोटे बच्चों का भी बढ़ गया है, तेल वगैरह सब कुछ जो बढ़ गया ना, उसकी वजह से इतनी दिक्कत आ रही है ना हमको। जो हमारा एक महीने का जो बजट जाता था ना, वो भी 15 दिन में आ गया। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना शायद इसे ही कहते हैं। एडिबल ऑयल के भाव रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के कारण एक्सपोर्ट में आई दिक्कतों की वजह से चढ़े हैं। तो वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त दिखाती है कि प्रोडक्ट्स के अगले बैच में भाव और चढ़े हुए नजर आ सकते हैं। हर महीने की तरह राशन की पर्ची मैंने बना ली है। महीने की 31 तारीख हो चुकी है, यानी नए महीने का राशन खरीदने की बारी आ चुकी है। लेकिन इस महीने जो इस पर्ची पे होने वाला खर्च है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर आप गेहूं से लेकर चावल या किसी भी आइटम का दाम देखिए, वो सब आसमान छू रहे हैं और सब बढ़ रहे हैं। खास तौर पर तेल पर गेहूँ की बात करें तो वैरायटी के हिसाब से 2 से 4 रुपये तक का प्रति किलो उछाल देखने को मिला है पिछले एक महीने में ही। इसके साथ ही तूर दाल से लेकर उड़द दाल, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। यहाँ भी 5 रुपये तक का प्रति किलो महंगा हुआ है। यानी अगर महीने भर में आपके परिवार में 5 किलो तक की खपत हो या 10 किलो तक की भी खपत हो, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका पूरे महीने का बजट इस बार थोड़ा बिगड़ने वाला है। खुशबू तिवारी, ईजीना स्वदेश। जी इंद्रनील सर, आपसे मेरा ये सवाल था कि जैसे खुशबू ने कहा अब इस महीने तो आप पर्ची लेके जाएंगे जब, तो आपको महंगा सामान मिलेगा ही, पर क्या ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है? क्या ये थोड़े समय की बात है जब तक रशिया और यूक्रेन के जो इश्यूज़ हैं वो आपस में सॉल्व नहीं हो जाते, या अब हमें ये मान के चल लेना चाहिए कि आगे आने वाले समय में भी थोड़ा बजट बढ़ेगा ही तो सेविंग्स थोड़ी और खर्चे थोड़े काट लें? जहाँ तक फूड प्राइसेस का सवाल है, रशिया और यूक्रेन का वो खाली एक ही कारण है जहाँ फूड प्राइसेस बढ़े हैं। उसके बगैर और भी कारण है। कोविड के वजह से काफ़ी मूवमेंट ऑफ गुड्स का रिस्ट्रिक्शन था। वीट सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा कम है, तो इसीलिए ग्लोबली वीट प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो ये तो थोड़े दिन के लिए और चलना चाहिए। क्लाइमेट चेंज भी और एक बड़ा असर है फूड प्राइसेस के ऊपर। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस बढ़े तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो उसके लिए इनपुट कॉस्ट, एग्रीकल्चर का इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगे और उसके लिए भी फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये तो इमीडिएटली सॉल्व होने का सिचुएशन नहीं दिख रहा है अभी के लिए। तो इस मामले में गवर्नमेंट को थोड़ा ये आरबीआई पॉलिसी इंक्रीज करके इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन नहीं है। तो इधर गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है दैन मॉनेटरी पॉलिसी, इसको ये प्राइस राइज को संभालने के लिए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर, क्योंकि आमतौर पे जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी आरबीआई की ओर देखता है कि किस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, पर जैसे आप कह रहे हैं ये थोड़ा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। तो इस बार क्या रोल रहेगा आरबीआई का और इस बार क्या रोल रहेगा सरकार का आम आदमी को इसमें थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए? जैसे मैं बताया, इधर क्योंकि ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है, सरकार का ज़्यादा रोल रहेगा आरबीआई से। आरबीआई को अभी रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आरबीआई रेट बढ़ाते हैं और इधर महंगाई बढ़ रहे हैं
तो एनीवेज आपने बताया कि बजट स्ट्रेन्ड हो रहा है, तो इसीलिए खाली फूड खरीदारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाने के लिए, तो दूसरे सामान लोग खरीदेंगे नहीं। उसके ऊपर आप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो और भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा वो ग्रोथ के ऊपर, तो आरबीआई को रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। जहां तक एडिबल ऑयल्स का सवाल है, पिछले बजट में एडिबल ऑयल्स का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो गवर्नमेंट ने कम किए हैं, तो उससे थोड़ा सा राहत मिला है एडिबल ऑयल्स के ऊपर। दूसरी तरह जहां पेट्रोल और डीजल का सवाल है, नवंबर 21 में 2021 नवंबर में गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल का एक्साइज ड्यूटी कम किए हैं। वैसे और एक रिएक्शन गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड होंगे अगर ये ऑयल प्राइसेस लगातार ऊपर ही रहते हैं, तो वो एक अहम सॉर्ट ऑफ मेजर होगा प्राइसेस को नीचे लाने के लिए। और तीसरी है, हमने फर्टिलाइजर प्राइसेस के बारे में बात किया है। अगर फर्टिलाइजर प्राइसेस ऊपर रहे और वो फार्मर को अफेक्ट करे, तो गवर्नमेंट से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए वो फर्टिलाइजर का प्राइसेस जहां है उधर ही होल्ड करके जो एक्स्ट्रा प्राइसेस है वो सब्सिडी बिल में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये 3-4 अहम स्टेप्स होंगे गवर्नमेंट से जो ये प्राइसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी रेगुलेट आप नहीं कर सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट का फिस्कल का भी सवाल है। फिस्कल एनीवेज 6.4% फिस्कल डेफिसिट एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी है, तो वो अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा करके बैलेंस करके गवर्नमेंट को चलना चाहिए ये सिचुएशन में। इंद्रनील सर बने रहिए हमारे साथ। हमने अभी तक बात करी थी राशन की, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सब्जियों की। सब्जियों के बाज़ार में क्या भाव चल रहे हैं, दिल्ली में मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने क्या जायज़ा लिया है, आइए चलते हैं उनके पास। डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब बाजार पर भी देखने को लगा है। ग्रोसरी यानी कि फलों में, सब्जियों के दामों में भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली के एक रिटेल ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद है और अगर आप देखें तो ये हरी भरी सब्जियां आपको आकर्षित करेंगी। आप आएँ यहाँ पर खरीदें, लेकिन दाम सुन के ज़रूर आपके हौसले थोड़े पस्त हो जाएं, क्योंकि जो लौकी आप देख रहे हैं ये 40 रुपये किलो है। टमाटर का भाव भी 40 के आसपास पहुंच गया है। ठीक इसी तरीके से भिंडी का भाव भी 100 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। लेकिन फ़र्क कितना पड़ा है, दुकानदार से हम बात करते हैं। जो तमाम सब्जियों के भाव हैं, इसमें क्या पिछले 5-10 दिनों में कोई फ़र्क हुआ है और फिलहाल क्या रेट चल रहे हैं? जी सर, वही जो रेट है पहले वही चल रहे हैं। 120 भिंडी, करेला वरेला सब 100 रुपये किलो। अच्छा। बाकी जो सीजन में सब्जी गाजर वाजर ये सस्ती है। अच्छा। और मार्केट से जो सब्जी आ रही है, यानी कि पीछे से जब आप थोक से सब्जी खरीद रहे हो, क्या उसमें भी आपको किसी तरीके का फ़र्क होता हुआ दिख रहा है अभी? हाँ, पीछे से महंगाई चल रही है काफ़ी। अच्छा जी। ये जो महंगाई है क्या स्टॉक की कमी के चलते हैं या किस तरीके की? नहीं, ये तो वैसे हो रही है, सीजन नहीं है ना काफ़ी सब्जियों का। हाँ। भिंडी है तो रही है, मटर वगैरह है, ये भी सब महंगी हो रही है दोबारा। अभी मोटे मोटे तौर पे भिंडी का और टमाटर वगैरह के दाम वगैरह बताना चाहें? टमाटर सर सस्ता ही है, 30 रुपये किलो। अच्छा। भिंडी 100 रुपये, भिंडी महंगी है, भिंडी सीजन नहीं है। अच्छा। और लौकी वगैरह? लौकी वौकी सब नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है। तो स्टॉक की थोड़ी बहुत कमी के चलते कुछ सब्जियों के दामों में इजाफा ज़रूर हुआ है। तो आप देखें कि भिंडी का भाव 100 पार कर चुका है, लौकी 40 है, टमाटर हालांकि अभी भी उस पर नरमी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खरीदी जाती है वो है आलू प्याज। आलू प्याज के जो सप्लाई है उस पर भी असर इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है कि सप्लाई तो लगातार बरकरार है, लेकिन जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है यानी कि माल पहुंचाने की कीमत वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या उसके चलते भाव पर कोई असर? आलू प्याज के फिलहाल के भाव क्या हैं और क्या पिछले 10-5 दिनों में किसी तरीके का कोई फ़र्क? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है फिलहाल तो अभी। हाँ। तो क्या भाव चल रहा है? आलू भी 15 रुपये किलो, 15 से लेकर 20 तक। अच्छा। और प्याज? प्याज भी वही 20-25। अच्छा। जब आप थोक बाजार से खरीद रहे हैं तो क्या स्टॉक में या सामान मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई भाव में परेशानी? थोड़ा बहुत इन दिनों में मतलब समय के हिसाब से चल रहा है। जैसे आलू जो आता है ना, अभी स्टोरों में चल रहा है, बढ़िया आलू स्टोर में चला गया, हल्का आलू मंडियों में आ रहा है जो बाहर पड़ा हुआ है, और कुछ दिन बाद फिर स्टोर से निकलेगा तो फिर रेट में फ़र्क काफ़ी हो जाएगा। और लोग अभी खरीदारी में क्या किस तरीके का देखें, कोई फ़र्क देख रहे हैं? खरीदारी तो बहुत कम हो रहा है। क्यों? अरे पैसा नहीं है कस्टमर पास, पता नहीं क्या है, खरीदारी तो बहुत कम हो रहा है इस समय। खरीदारी पर असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। ओके। तो लोग क्यों कम खरीद रहे हैं? क्या भाव कोई वजह है या कोई और वजह है? ऑनलाइन का भी चक्कर चल रहा है सर।
इस समय। अच्छा। और फिर जो है ना बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक दरवाजे पे 15 ठेले वाले पहुंच जाते हैं, मतलब बेरोजगारी थोड़ी बढ़ गई है ना, उस मुद्दे पर लोग काम को ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये है, ये सभी फर्क है। ठीक है। तो जाहिर तौर पे जो लोगों के खरीदारी करने का तरीका है उसमें भी जो फ़र्क आया है, उसके चलते भी रिटेल पर यानी कि जो खुदरा बाज़ार में आप देखें तो उसका असर देखने को पड़ रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी गई है उसका असर लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी पड़ा है और अब बाज़ार पर भी उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। कैमरामैन जुनैद के साथ समीर दीक्षित। इंद्रनील सर, एक और एस्पेक्ट है जिस पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि उसका कितना इम्पैक्ट है, वो है जो सप्लाई साइड है। केवल क्रूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे अगर आप कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें इंपोर्ट में, चाइना में जिस हिसाब से लॉकडाउन लग रहा है, हम कुछ दिन पहले दवाइयों की बात कर रहे थे कि दवाइयाँ महंगी होने वाली है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर क्राइसिस को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें वापस आ गई हैं। जो सिंगापुर में इस समय 4th वेव की वजह से लॉकडाउन है, जो चाइना में लॉकडाउन है, उसका कैसे आप इम्पैक्ट देखते हैं अभी और आगे आने वाले समय में? सप्लाई साइड का जो चेन है, प्रोडक्शन चेन है, वो तो डेफिनेटली अफेक्टेड है। जो आपने सेमीकंडक्टर की बात की है, उससे गाड़ी का भाव बढ़े, उससे अपना मोबाइल्स और दूसरे सॉर्ट ऑफ वाइट गुड्स के भाव भी बढ़े हैं। तो ये सप्लाई साइड का जो इम्प्लीकेशन है, हम लोग सोच रहे थे कि 6 महीने में, कोविड निकलने के बाद 6 महीने में सप्लाई साइड थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएंगे, लेकिन वो सोचते सोचते अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर आ गए और चाइना में भी स्पेशली शेंजेन जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर फिर से कोविड का असर दिखने को मिल रहा है। तो और साउथ कोरिया में भी कोविड का असर दिखने को मिल रहा है। तो ये जो टिपिकली इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है, इधर कोविड का असर फिर से बढ़ने के कारण भी अलोंग विथ ये सब जो कंटेनर का मूवमेंट का बात आपने किया, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो सप्लाई साइड टाइट रहेंगे और उस हिसाब से इंडस्ट्रियल गुड्स का प्राइस, जो हम फूड प्राइस के बारे में बात की, अभी इंडस्ट्रियल गुड्स का प्राइस भी इमीडिएटली नीचे आने का चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी जो हालात है, अभी जो डिमांड कंडीशन का हालात है इंडिया में, अगर 100 रुपया इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो 100 रुपया डायरेक्टली कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे पास ऑन करने का कोशिश करेंगे, जिसका इम्प्लीकेशन है कि जो प्रॉफिट लेवल्स है कंपनीज के, वो थोड़ा कम होने का चांस है अगला फाइनेंशियल ईयर में। आखिरी सवाल जो मेरा आपसे रहेगा सर, क्योंकि उम्मीद यही है कि जो जंग है वो ख़त्म होगी, उम्मीद यही है कि बीच बीच में अब थोड़ी बातचीत की खबरें आ जाती हैं। ये खबर आ जाती है कि मुलाकात हुई है, ये खबर आ जाती है कि रशिया के ट्रूप जो हैं वापस जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आज जिस दिन भी ये जंग ख़त्म होती है और ऐलान होता है कि अब सब चंगा सी, तब वहाँ से आप कैसे देखेंगे मूवमेंट्स को? क्या आप देखते हैं वहाँ उस खबर के बाद से थोड़ा सा राहत मिलना शुरू होगी क्योंकि क्रूड को होगी? और इसका जो पास ऑन इफेक्ट होता है, मुझे याद है जब आज से कुछ आई थिंक 20-25 दिन पहले जब हमने ऑयल के बारे में बात करी तो कहा गया था कि जो दाम बढ़ रहे हैं, अभी सप्लाई में इशू नहीं आया है, सप्लाई में इशू आने में टाइम लगेगा, अभी जो प्रीएम्प्टिव दाम बढ़े और जो इसका असर आता है तो समय लगेगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये क्रूड ठंडा होना शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट आम आदमी की जेब पे राहत के तौर में कितने समय में आएगा? ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एटलीस्ट इंडिया के बारे में मैं जितना बताया कि अभी का जो ऑयल प्राइस है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, और जितना करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ है, तो उस हिसाब से अगर नवंबर से देखें तो 20 से 25 रुपया ऊपर जाना चाहिए था। तो अभी 4 ही रुपया ऊपर गए। तो अभी समझे आप, ऑयल प्राइस इधर से $10 $15 नीचे आ गए और करेंसी भी स्टेबलाइज हो गए। तो फिर भी आपको नवंबर के हिसाब से शायद 10 से 12 रुपया पास ऑन करना है, उसका 4 रुपया ही हुआ है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वो सॉर्ट ऑफ मायने रखते हैं, क्योंकि कि वो कितने पास ऑन करने के लिए तैयार हैं और कितने एक्साइज ड्यूटी कट या सब्सिडी में एब्जॉर्ब करके पास ऑन थोड़ा लिमिटेड कर सकते हैं। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है ऑयल के बारे में। लेकिन दूसरे जो कमोडिटीज के हम बात कर रहे थे, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स
और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसका असर एनीवेज पैंडेमिक के टाइम से हो रहा था। तो ये वॉर के कारण से वो थोड़ा बढ़ गए, वो कम हो जाएंगे, लेकिन पूरा रेजोल्यूशन पूरा सॉल्व नहीं होंगे। वो सॉल्व होने के लिए अभी भी 6 से 8 महीना मिनिमम मेरे ख्याल से लगना चाहिए वो सॉल्व होके अपना प्राइस नीचे आने से। तो तब तक हमको वेट डेफिनेटली करना पड़ेगा प्राइसेस नीचे आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमें भी और जानकारी देने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। चलिए, स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए 18 आवर स्वदेश।